हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। आज के इस सीरीज में जो कि प्रतिबद्ध सीरीज है हमारी, जिसमें हम यूपीएससी के आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करें और उसी तर्ज पे किस तरह से हमें अपने मेंस के कंटेंट को रीस्ट्रक्चर करना है, रीडिवाइज करना है, उसी के ऊपर ये सारा सीरीज आधारित है। और आज की इस सीरीज में हम लोगों ने क्लाइमेटोलॉजी को ज्योग्राफी में स्टार्ट किया है और क्लाइमेटोलॉजी में आज तक 6 सवाल पहले यूपीएससी में आ चुके हैं। उनमें से 4 सवाल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछले 3 क्लासेस के अंदर। आज क्लाइमेटोलॉजी की लास्ट क्लास है जिसमें आए हुए 2 सवालों को भी हम डिस्कस करेंगे, कुछ एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देंगे और इस सीरीज के अंदर हमने डिटेल पीडीएफ फाइल भी आप लोगों के साथ शेयर करनी गई है। जो अभी हम लोग पढ़ाएंगे ये पीपीटीज हैं, पीपीटीज शेयर नहीं की जाएंगी, रेदर देन डिटेल पीडीएफ शेयर की जाएगी आप लोगों के लिए। और ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप सिविल स्टेप आईएएस के अंदर डाली गई है, ताकि आप लोग जो लोग मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पर्टिकुलरली चंडीगढ़ के आसपास के रीजन में, जहां पे हम देख रहे हैं कि मेंस के उतने ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए हैं यूपीएससी के अंदर, कई कारण है। जैसे हम लोग पंजाब और हिमाचल के अंदर एक सीरीज लॉन्च करते हैं जिसको बोला जाता है कंटेंट एनरिचमेंट प्रोग्राम या वैल्यू एडिशन कोर्स। तो यूपीएससी के लिए भी ये उसी प्रकार का कंटेंट एनरिचमेंट प्रोग्राम या वैल्यू एडिशन कोर्स है, जो कि आपकी कोचिंग और यूपीएससी में जिस तरह से सवाल मेंस के अंदर पूछे जाते हैं उसके गैप को फिल करने का काम करेगा। तो इस सीरीज के अंदर हम ज्योग्राफी के अंदर, जैसे आज ज्योग्राफी की ये सीरीज है जिसके अंदर हम लोग ऑलरेडी 3 सेशन हो चुके हैं क्लाइमेटोलॉजी के मेंस के पर्सपेक्टिव से, वहां पे नोट्स को रीस्ट्रक्चर करवाया गया है और आज लास्ट सेशन है क्लाइमेटोलॉजी के जिसमें लास्ट नोट्स को रीस्ट्रक्चर करेंगे। कल से फिर हम लोग ओशनोग्राफी को किक स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह की ये सीरीज रहने वाली है। इसी के अंदर अगर आप देखेंगे जो पहले सवाल मैंने डिस्कस किए उनको एक बार दृष्टि डाल लेते हैं। जैसे ट्रोपोस्फेयर के ऊपर हम लोग ऑलरेडी एक बार डिस्कशन कर चुके हैं, ऐसे ही एयर मासेस के कॉन्सेप्ट को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप देखेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन के कॉन्सेप्ट को लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया है। और अब आज की क्लास के अंदर हमने कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन, जेट स्ट्रीम और जियोस्ट्रॉफिक विंड्स, ये 3 टॉपिक को कवर करना है। जहां के यहां देख सकते हैं आप टॉपिक नंबर 10 जियोस्ट्रॉफिक विंड्स एंड जेट स्ट्रीम, ये वाले टॉपिक को कवर करना है और टेम्परेचर इन्वर्जन के टॉपिक को कवर करना है। इससे पहले जो अभी तक आप देख सकते हैं 9 टॉपिक 3 क्लासेस में कवर किए जा चुके हैं, चाहे एटमॉस्फेयर है, एनर्जी, बजट है। आप देखेंगे कि पहले सवाल भी इन डोमेन से, एटमॉस्फेयर से आए हुए हैं। जैसे यहां पे आप देख सकते हैं पहला सवाल, ट्रोपोस्फेयर इज अ वेरी सिग्निफिकेंट एटमॉस्फेरिक लेयर दैट डिटरमाइंस द वेदर प्रोसेसेस हाउ। तो ये सवाल ऑलरेडी आ चुका है, तो यहां पे इसीलिए टॉपिक को हमने विस्तार में कवर किया। उसके बाद प्रेशर बेल्ट एंड प्लैनेटरी सर्कुलेशन सिस्टम एंड ट्राइसेलुलर मेरिडियनल सर्कुलेशन ऑफ एयर, इस एरिया से अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। क्योंकि अभी तक नहीं पूछा गया तो ये एरिया इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको भी हम लोग कवर करेंगे कि नियर फ्यूचर में यहां से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो ट्रॉपिकल साइक्लोन से सवाल पूछा जा चुका है, एयर मासेस से सवाल पूछा जा चुका है, तो इन डोमेन से ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। या टेम्परेट साइक्लोन से अभी तक सवाल नहीं पूछा गया है, तो ये एक नया एरिया है जिससे सवाल पूछे जा सकते हैं, है ना। एंटी साइक्लोन से अभी तक सवाल नहीं पूछा गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट एरिया है। बाकी के जियोस्ट्रॉफिक विंड्स, जेट स्ट्रीम्स, कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन, ये आज हम लोग कवर करेंगे। और साथ में इनमें एक ही सवाल आज तक टेम्परेचर इन्वर्जन 2013 के अंदर पूछा गया, उसके बाद नहीं पूछा गया, तो लेकिन पूछा जा सकता है। तो इसमें भी हम लोग कुछ प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को क्वेश्चन देते हैं, तो आप चाहे उन क्वेश्चन को लिख के हमें मेल कर सकते हैं, लिखवा सकते हैं, या अगर कोई बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है और स्टक है प्रीलिम्स और मेंस के अंदर, तो वो हमारे साथ बात कर सकता है, मेंटोरिंग करवा सकता है। उसका कोई हम लोग चार्ज नहीं करें, क्योंकि सीरियसली हम लोग भी चाहते हैं कि इस रीजन से जहां इतने टाइम से रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस हो रहे, तो अब रिजल्ट प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाए। तो इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के साथ ये सीरीज शुरू की गई है। चलिए सबसे पहला टॉपिक आज का शुरू करते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन। जब हम कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन की बात करते हैं, तो टेम्परेचर इन्वर्जन के अंदर एक बार पेन का कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, व्हाइट पेन ले लेते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर इन्वर्जन के कॉन्सेप्ट को डिफाइन करेंगे। देखिए टेम्परेचर इन्वर्जन को किस तरह से हम लोग परिभाषित करते हैं। टेम्परेचर इन्वर्जन डिफाइन किया जाता है कि जनरली हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था पहली क्लास में जिसका नाम था नॉर्मल लैप्स रेट। आप मेरे साथ साथ लिखते भी जा सकते हैं। नॉर्मल लैप्स रेट का मतलब है कि अगर हम जैसे जैसे ऊंचाई में जाते हैं तापमान में गिरावट आती है, और ये गिरावट का जो पॉइंट है वो है 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर के हिसाब से लगातार टेम्परेचर डिप होता है। इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है नॉर्मल लैप्स रेट। लेकिन अगर ऐसा ना हो, जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड इंक्रीज हो और टेम्परेचर बढ़ने लगे, तो उस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है टेम्परेचर इन्वर्जन। तो उसको बोला जाएगा इट इज इंक्रीज इन टेम्परेचर। सिंपल परिभाषा लिखोगे, इंक्रीज इन टेम्परेचर विद द इंक्रीज इन ऑल्टीट्यूड इस टर्म एज टेम्परेचर इन्वर्जन। इसको टेम्परेचर इन्वर्जन बोलेंगे कि जैसे जैसे ऊपर की तरफ को जाओगे आप ऑल्टीट्यूड के साथ, तो तापमान भी इंक्रीज होगा। इट इज ऑल्सो नोन एज नेगेटिव लैप्स रेट। तो इसका एक और नाम रखा गया नेगेटिव लैप्स। और ऐसा टेम्परेचर इन्वर्जन आप बोलोगे कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस के अंदर होता है और कुछ जगहों के ऊपर होता है। तो ये इसकी पूरी परिभाषा हम लोग बोलते हैं कि सर्कमस्टांसेस एंड कुछ पर्टिकुलर स्पेसेस में, है ना, कुछ पर्टिकुलर रीजन्स के अंदर ऐसा
पॉसिबल हो पाता है। ऐसे फिनोमिना को टेम्परेचर इन्वर्जन बोला जाता है। तो इस तरह से इसको परिभाषित करते हैं। फिर हम बोलते हैं कि टेम्परेचर इन्वर्जन के ना कुछ एक टाइप्स होते हैं कि किस तरह से टेम्परेचर इन्वर्जन अलग अलग टाइपोलॉजी में अलग अलग लोकेशन पे होता है, तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे। तो टाइप्स ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि कैसे कैसे अलग अलग जगहों पे टेम्परेचर इन्वर्जन होता है, तो उसी को अब हम लोग डिफाइन करेंगे। इसी टेम्परेचर इन्वर्जन में सबसे प्रोमिनेंट एक टाइप है जिसको बोला जाता है रेडिएशनल इन्वर्जन। हम एनर्जी लॉस के कई सारे प्रोसेसेस को पढ़ते हैं। अगर टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है ना, धरती से रिलीज होती है एनर्जी, तो उसका एक टाइप रहता है जिसको बोला जाता है टेरेस्ट्रियल इज अर्थ। अर्थ से जब एनर्जी रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में और एटमॉस्फेयर से आउटर स्पेस में, इस फिनोमिना को बोला जाता है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। इस टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की वजह से टेम्परेचर इन्वर्जन देखने को मिलता है। मींस जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि नीचे ब्लू लेयर है, उसके ऊपर रेड लेयर है, तो दैट मींस कि नीचे कोल्ड लेयर है और उसके ऊपर हॉट एयर की लेयर है या वार्म एयर की लेयर है। इस फिनोमिना को टेम्परेचर इन्वर्जन बोला जा रहा है। साथ में ग्राफ दिखाया गया है जो टेम्परेचर के साथ और ऑल्टीट्यूड के साथ है। तो ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर हम दिखा रहे हैं कि कैसे कैसे ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। तो इस पर्टिकुलर टाइप के इन्वर्जन को बोला जाता है रेडिएशनल इन्वर्जन। तो इसका एक नाम है, सबसे फर्स्ट टाइप ऑफ इन्वर्जन इज रेडिएशनल इन्वर्जन। ये जो रेडिएशनल इन्वर्जन है, इसके अंदर अगर हम देखेंगे कि ये कहां पे होता है, इसकी कुछ एक प्री रिक्विजिट कंडीशंस है। एक तो विंटर नाइट्स में होता है, अगर लॉन्ग विंटर, जनरली विंटर नाइट्स लॉन्ग ही होती है, क्योंकि हमने भी देखा है कि विंटर्स के नाइट पे जहां पे जिस लैटिट्यूड 30 डिग्री पे चंडीगढ़ है, तो 30 डिग्री के लैटिट्यूड या शिमला हिमाचल के अंदर देखोगे, पंजाब में देखोगे या जम्मू एंड कश्मीर हरियाणा में देखोगे, तकरीबन 30 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास की जगह है। तो यहाँ पे लॉन्ग विंटर नाइट्स होती है, क्योंकि यहाँ पे सर्दियों के अंदर 14 घंटे का दिन होता है। तो लॉन्ग विंटर नाइट्स जहां पर होंगी वहां रेडिएशनल इन्वर्जन होने की संभावना है। दूसरा, अगर कहीं पे रात के समय में काम एयर है, कि एयर अगर चलेगी तो ये सारी लेयर मिक्स आउट हो जाएंगी, तो अगर कहीं पे काम एयर है तो टेम्परेचर इन्वर्जन होने की संभावना वहां पर है कि प्रॉपर ये रेडिएशन को टाइम मिल पाएगा। तीसरा है कि अगर कहीं पे क्लाउडलेस स्काई है, जो क्लाउड्स होते हैं वो हमेशा रेडिएशन को रोक लेते हैं और काउंटर रेडिएशन का फिनोमिना को शुरू करते हैं। तो क्लाउडलेस अगर स्काई होगा तो टेम्परेचर इन्वर्जन होगा। तो प्राइमरीली रेडिएशनल इन्वर्जन, या इसका एक और नाम रखा गया है, देखिए इसका एक और उपनाम है जिसका नाम है ग्राउंड सरफेस इन्वर्जन। तो ग्राउंड सरफेस इन्वर्जन या टेम्परेचर रेडिएशनल इन्वर्जन के अंदर ये तीन कंडीशन है जिसकी वजह से ये संभव हो पाता है। तो लॉन्ग विंटर नाइट, काम एयर या क्लाउडलेस स्काई अगर हो तो टेम्परेचर इन्वर्जन संभव है। तो इन कंडीशन से ये टेम्परेचर इन्वर्जन होता है। ये टेम्परेचर इन्वर्जन की अगर लोकेशन देखा जाए कि कहां पे ये टेम्परेचर इन्वर्जन जो है रेडिएशनल इन्वर्जन होता है, तो ये सब ट्रॉपिकल, जहां पे हम लोग बैठे हैं, सब ट्रॉपिकल या ऑल्सो नोन एज वार्म टेम्परेट एरियाज में सर्दियों के दिन होता है। वार्म टेम्परेट एरिया में सर्दियों के दिन, और कोल्ड टेम्परेट एरिया में भी सर्दियों में होता है, और वहां पर भी ये टेम्परेचर इन्वर्जन देखने को मिलता है। तो कोल्ड टेम्परेट एरिया में भी टेम्परेचर इन्वर्जन मिलता है, दैट इज बियॉन्ड 45 डिग्री लैटिट्यूड। इस टेम्परेचर इन्वर्जन के अलग अलग इंपैक्ट यहां पे देखने मिले। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर आप देखोगे, दिल्ली के अंदर हम देखते हैं कि अचानक से सर्दियों के अंदर एयर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है। AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स, चाहे चंडीगढ़ है, चाहे दिल्ली है या दिल्ली के एडजॉइनिंग एरियाज है, AQI बहुत बढ़ जाता है, पॉल्यूटेंट बहुत बढ़ जाते हैं। उसका कारण है रेडिएशनल इन्वर्जन। यहां रेडिएशनल इन्वर्जन के चलते पॉल्यूटेंट ऊपर की लेयर में नहीं जा पाते और मिक्सिंग ऑफ एयर नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वो यहीं पे ही ट्रैप हो जाते हैं और स्मॉग जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। तो दिल्ली नेचर का जो स्मॉग है उसके पीछे स्टेबल बर्निंग भी है लार्ज स्केल, क्योंकि यूपीएससी के अंदर आया हुआ सवाल भी है और हम लोग क्लाइमेटोलॉजी के अंदर भी इसको कवर करेंगे। तो लार्ज स्केल जो है पॉल्यूटेंट यहां पे ट्रैप हो जाते हैं, स्टेबल बर्निंग भी है, और लार्ज नंबर ऑफ कार्स इन दी एनसीआर जोन वो भी एक है, इंडस्ट्रीज है यहां पर, और साथ ही साथ यहां पे रेडिएशनल इन्वर्जन होता है। तो ये 4 फैक्टर है जो कि दिल्ली स्मॉग को अंजाम देते हैं। और ये यूपीएससी में आया हुआ सवाल है कि मुंबई, कलकत्ता, बेंगलुरु और चेन्नई के अंदर भी इतना ज्यादा जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इतने बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, लेकिन जो टेम्परेचर इन्वर्जन या स्मॉग लाइक कंडीशन है वो केवल दिल्ली में क्यों दिखाई देती है। तो उसके पीछे ये 4 फैक्टर हमें देखने को मिलते हैं। तो यूपीएससी में एनवायरमेंट की डोमेन में भी ये सवाल पूछा गया है। तो ये इसके इंपैक्ट, रेडिएशनल इंपैक्ट हमें देखने को मिलते हैं। यही रेडिएशनल इन्वर्जन अगर आप देखोगे लंदन में भी होता है, और लंदन में को बोला जाता है ग्रेट लंदन स्मॉग या फोटोकेमिकल, इसी को बोला जाता है लंदन टाइप ऑफ स्मॉग, राइट, जिसके अंदर सल्फर का कंटेंट बहुत ज्यादा मात्रा में, क्योंकि लंदन के अंदर जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के फर्स्ट फेज चल रहे थे
वहां पे लार्ज स्केल कोल बर्निंग थी, क्योंकि थर्मल पावर प्लांट्स को सपोर्ट करना था, तो थर्मल पावर प्लांट का आउटकम होता है सल्फर, तो वहां पे लार्ज स्केल सल्फर के कंपोनेंट बनने लगे और सल्फ्यूरियस टाइप ऑफ स्मॉग इसको बोला जाता है, जो कि लंदन में देखने को मिला। सिमिलर कंडीशन हमें देखने को मिली कि कुछ टाइम के पास लॉस एंजलिस में भी ये स्मॉग बना, तो हमने देखा कि वहां पे ये स्मॉग क्यों बना, क्योंकि वहां पर तो कोई भी कोयले की बर्निंग नहीं हो पा रही, तो लोकेट हुआ कि वहां पे बहुत ज्यादा गाड़ियां हैं और गाड़ियों के अंदर नाइट्रोजन के कंपाउंड ज्यादा है या नाइट्रस कंपाउंड ज्यादा है, इसको बोला जाता है फोटोकेमिकल स्मॉग ऑफ LA, लॉस एंजलिस, जो कि यहां मैप में भी आप देख सकते हो। तो अलग अलग इंपैक्ट हमें स्मॉग के या रेडिएशनल इन्वर्जन के इन शॉर्ट देखने को मिलते हैं। तो यही यूपीएससी का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो डिस्कस भी करूंगा मैं यहां पे। तो ये सारे इंपैक्ट हमें देखने को मिले हैं टेम्परेचर इन्वर्जन के, या वी कुड से रेडिएशनल, उसका एक टाइपोलॉजी है रेडिएशनल इन्वर्जन के, और ये सारे ही इंपैक्ट अगर आप देखोगे टेम्परेट सब ट्रॉपिकल जो कि दिल्ली है, और ये सारे एरिया जो है कोल्ड टेम्परेट एरियाज में देखने को मिलते हैं, तो टेम्परेट जोन में इसके इंपैक्ट हमें देखने को मिलेंगे। क्लियर हो गई बात? चलिए ये देखिए दिल्ली स्मॉग के बारे में सारी बातें दी गई हैं। तो यहाँ पे कुछ एक डेटा भी दिए हैं। दिल्ली एयर पॉल्यूशन मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन द वर्ल्ड, 80,000 ट्रक डेली यहाँ पर आ रहे हैं, 10,000 पॉल्यूशन रिलेटेड डेथ टोल ईयरली बेसिस पे यहाँ देखने को मिल रही है, और 60 जो है PM10 लेवल, यहाँ पे PM होता है ना पार्टिकुलेट मैटर 10 मिलीमीटर का हो, तो वो 60 लेवल पे है। ऐसी पार्टिकुलेट मैटर 283 हो जाता है सर्दियों के टाइप पे, नॉर्मली 60 है, सर्दियों में 283। अगर नॉर्मली पार्टिकुलेट मैटर 2.5 मिलीमीटर का है, नॉर्मली 100, तो उसकी मात्रा बढ़ के 517 हो जाती है सर्दियों के अंदर। तो इसलिए दिल्ली जो है बहुत अनसेफ हो जाता है, हेल्थ हैजार्ड है यहाँ पे सर्दियों के अंदर। क्लियर? तो अभी हमने टेम्परेचर इन्वर्जन पढ़ा और उसमें एक टाइप का टेम्परेचर इन्वर्जन पढ़ा, दैट इज रेडिएशनल इन्वर्जन। सेकंड टाइप ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन इज, वी विल से, ये बोला जाता है इसको स्ट्रेटोस्फेरिक इन्वर्जन। इसका नाम रखा गया है हमने स्ट्रेटोस्फेरिक इन्वर्जन। ये सब कुछ नोट्स की फॉर्मेट में आपके PDF में दिया गया है, जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक नीचे दिया गया है, सिविल स्टेप IAS में भी शेयर किया गया है। जो स्ट्रेटोस्फेरिक इन्वर्जन है, स्ट्रेटोस्फेयर में आपको पता है देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ ओजोन लेयर, और ये जो ओजोन है ये एक ग्रीन हाउस गैस है जो यूवी रेडिएशन को ट्रैप करती है और अपने टेम्परेचर को इंक्रीज कर देती है। क्योंकि टेम्परेचर को इंक्रीज करती है, और ये डायग्राम हमने पहली क्लास में भी देखा था, तो आप देखोगे स्ट्रेटोस्फेयर में ज्यादा टेम्परेचर होल्ड है, जिसको हम डॉप्सन यूनिट भी नापते हैं, कि डॉप्सन यूनिट एक ऐसी यूनिट है जो O3 की थिकनेस को नापने का काम करती है। तो O3 क्योंकि यहाँ पे ज्यादा मात्रा पे, जिसकी वजह से यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है फॉर अ वाइल, और उस इंक्रीज इन टेम्परेचर को बोला जाता है टेम्परेचर इन्वर्जन, क्योंकि टेम्परेचर इन्वर्जन की परिभाषा ही ये थी कि इंक्रीज इन टेम्परेचर विद द इंक्रीज इन ऑल्टीट्यूड। तो जैसे जैसे आप ट्रोपोस्फेयर से स्ट्रेटोस्फेयर में जाओगे तो यू विल सी देयर इज एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। अगर ट्रोपोपॉज की हम बात करें तो ट्रोपोपॉज पे हम लोगों ने पढ़ा है कि टेम्परेचर ट्रोपोपॉज पे -80 होता है, और स्ट्रेटोस्फेयर तक आते आते ये टेम्परेचर दोबारा से स्ट्रेटोपॉज पे आते आते फिर से 0 डिग्री हो जाता है। तो मींस -80 से 0 डिग्री का जो सफर है, जिसमें हम देख रहे हैं देयर इज अ कांस्टेंट इंक्रीज इन दी टेम्परेचर विद द इंक्रीज इन ऑल्टीट्यूड, इज नोन एज टेम्परेचर इन्वर्जन, और ये स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर हो रहा है तो उसका नाम रखा गया है स्ट्रेटोस्फेरिक इन्वर्जन। तो ये सेकंड टाइप का टेम्परेचर इन्वर्जन है। थर्ड टाइप का टेम्परेचर इन्वर्जन अगर आप देखोगे, जिसका नाम है वैली इन्वर्जन। थर्ड टाइप इज, क्योंकि ये घाटियों के अंदर होता है, वैली इन्वर्जन। ये वैली इन्वर्जन बहुत प्रोमिनेंट फिनोमिना है चंडीगढ़ के अंदर। तो जितनी भी पहाड़ों के अंदर घाटियां होती हैं वहां पे इस तरह का टेम्परेचर इन्वर्जन देखने को मिलता है। चंडीगढ़ भी इसका एक प्रोमिनेंट एग्जांपल है। इस इन्वर्जन में क्या होगा, जैसे रात्रि के समय हमें ध्यान देना होगा, एक फिनोमिना मैं आप लोगों को समझा देता हूं कि रात के टाइम पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है। अगर हम देखेंगे रात के टाइम पे ये जो एयर है जो वैली के अंदर है, क्योंकि वैली की ऊंचाई माउंटेनियस एरिया से थोड़ी नीचे है, इसका मीन सी लेवल नीचे है, तो यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर की थिकनेस होगी, हमेशा याद रखना कॉन्सेप्ट थोड़ा पेचीदा है। यहाँ पे एटमॉस्फेयर इज थिक, मैं यहाँ पे डायग्राम में लिख लेता हूं, आप लोग भी लिख लीजिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मैं बच्चों के जब पेपर चेक करता हूं तो बहुत सारे बच्चों को ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होता। लेकिन जो एटमॉस्फेयर एट दी समिट्स है या एट दी स्लोप ऑफ द माउंटेन्स है, वो रेयरिफाइड होता है, पतला एटमॉस्फेयर होता है। तो रेयरिफाइड एटमॉस्फेयर यहाँ पे देखने को मिलता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जब नॉक्टर्नल कूलिंग होती है, नॉक्टर्नल कूलिंग का मतलब है रात्रि के समय में जब रेडिएशनल कूलिंग होती है, टेरेस्ट्रियल कूलिंग होती है, तो इस टाइम पे यहां पे एटमॉस्फेयर कोल्ड हो जाता है, क्योंकि जितनी भी रेडिएशन है जो कि माउंटेन की पीक से या स्लोप से निकल रही है, वो इजीली एस्केप कर पाती है आउटर स्पेस में, क्योंकि गैप्स बहुत ज्यादा है, रेरिफाइड एटमॉस्फेयर है, जल्दी एयर कोल्ड हो जाती है, तो कोल्ड एयर यहां पे डेवलप हो जाती है। लेकिन जो नीचे वाला एटमॉस्फेयर है, जो वैली का एटमॉस्फेयर है, ये थिक है, ये बहुत सघन है, इसकी वजह से यहाँ पे एटमॉस्फेयर बहुत डेंस है। डेंस की वजह से यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा भी ज्यादा है और वाटर वेपर की भी मात्रा ज्यादा है। तो ग्रीन हाउस गैसेस
की मात्रा और वाटर वेपर क्या करेंगे, ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को ट्रैप करेंगे, तो दे विल ट्रैप दी रेडिएशन, क्योंकि ये रेडिएशन को ट्रैप करेंगे तो ये गर्म हवा को बना देंगे, तो यहां की एयर क्या होगी, वार्म एयर। तो वैलीज के अंदर रात्रि के समय में, ये नाइट टाइम है, हमेशा याद रखना, नाइट टाइम में घाटियों के अंदर गर्म हवा होती है और पहाड़ों के अंदर ठंडी हवा होती है। अपने वजन के कारण ये हवा बहती हुई पहाड़ों से, आप यहां पे इस डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं कि ये हवा बहती हुई, जो ठंडी हवा है, ये बहती हुई घाटियों के अंदर एंटर करेगी और गर्म हवा को अपलिफ्ट कर देगी। तो उसका कंक्लूजन क्या होगा कि घाटी के फ्लोर के ऊपर कोल्ड एयर आ जाएगी। कहां पे, वैली के फ्लोर में, ये देखिए डायग्राम के अंदर, वैली फ्लोर के अंदर कोल्ड एयर आ जाएगी क्योंकि उसका वजन ज्यादा है और अपने ऊपर वार्म एयर को अपलिफ्ट करेगी। हमने टेम्परेचर इन्वर्जन की परिभाषा ही ये पढ़ी थी, जहां पे नीचे ठंडी हवा हो और उसके ऊपर वार्म एयर हो। तो जैसे जैसे आप इसी के अंदर ट्रेवल करते जाओगे एटमॉस्फेयर के अंदर, तो यू विल सी देयर इज एन कांस्टेंट इंक्रीज इन टेम्परेचर विद द इंक्रीज इन ऑल्टीट्यूड, और इसी को बोला जाएगा टेम्परेचर इन्वर्जन। ये टेम्परेचर इन्वर्जन वैली के अंदर देखने को मिलता है, तो उसको बोला जाएगा वैली इन्वर्जन। तो वैली इन्वर्जन इज अ प्रोमिनेंट फिनोमिना। जैसे चंडीगढ़ के अंदर आप देख सकते हैं रात को 10 बजे के बाद अचानक से टेम्परेचर डिप होता है। उसका कारण क्या है, जो आसपास के पहाड़ हैं, कसौली है, शिमला है, सोलन है, वहां से ठंडी हवा चंडीगढ़ के अंदर एंटर कर जाती है, नीचे बैठती है और चंडीगढ़ की गर्म हवा को अपने ऊपर अपलिफ्ट कर देती है, और ये कंडीशन बनती है वैली इन्वर्जन की। तो अभी तक हमने 3 प्रकार के इन्वर्जन पढ़े। एक पढ़ा रेडिएशनल इन्वर्जन, दूसरा पढ़ा जो कि दिल्ली और चंडीगढ़ में भी होता है, कानपुर में भी होता है, आगरा में भी होता है, जितने भी हमारे नॉर्थ इंडियन बेल्ट है वहां पे रेडिएशनल इन्वर्जन देखने को मिलता है। तो रेडिएशनल इन्वर्जन हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, यूपी, बिहार और आगे जाके असम का जो है प्रोमिनेंट फिनोमिना हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा हमने देखा स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर भी इन्वर्जन होता है। उसके अलावा जहां जहां पर पहाड़ हैं वहां पर भी इन्वर्जन देखने को मिलता है, जैसे चंडीगढ़ के अंदर वैली इन्वर्जन इज अ प्रोमिनेंट फिनोमिना। इसके बाद एक लास्ट टाइप का इन्वर्जन है जिसको बोला जाता है फ्रंटल इन्वर्जन। लास्ट क्लास में हमने फ्रंट के बारे में पढ़ा। तो फ्रंट्स में हम क्या पढ़ते थे, फ्रंट में मैंने आप लोगों को बताया, बड़ा कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आपने नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक लगा हुआ है। फ्रंट के केस में हम क्या देखते हैं, 2 हवाएं एक दूसरे से टकराती हैं। जब 2 हवाएं एक दूसरे से टकराती हैं, जो कोल्ड एयर है क्योंकि उसका वजन ज्यादा होता है तो वो नीचे ही रह जाती है और उसके ऊपर वार्म एयर चली जाती है। तो वार्म एयर कोल्ड एयर के ऊपर चलेगी। जब भी ऐसी कंडीशन बनती है जहां पे वार्म एयर कोल्ड एयर के ऊपर राइड करती है, ऐसी कंडीशन को ही तो बोला जाता है टेम्परेचर इन्वर्जन। तो ये क्या है, ये फ्रंट के अंदर टेम्परेचर इन्वर्जन हुआ है। तो फ्रंट में भी जब इन्वर्जन होगा तो उस तरह के इन्वर्जन को बोला जाएगा टेम्परेचर इन्वर्जन या फ्रंटल इन्वर्जन। तो टेम्परेचर इन्वर्जन के मुख्य तौर पे 4 प्रकार पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ सवाल है, यूपीएससी में भी सवाल को भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। क्लियर हुआ यहां तक? तो 4 प्रकार के टेम्परेचर इन्वर्जन हमें समझ में आए, राइट। अब एक बार यूपीएससी के क्वेश्चन पे नजर डालते हैं। ओहो, यहां पे यूपीएससी का क्वेश्चन मैंने आपकी पीडीएफ में डाला हुआ है, लेकिन यहां पे था, जहां तक अगर मैं उसको याद कर पा रहा हूं, कुछ गड़बड़ हुई है, क्वेश्चन यहां से मिस हो गया, कोई बात नहीं। उस क्वेश्चन को जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी कवर कर लेंगे, पीडीएफ में ऑलरेडी आपको दिया गया है क्वेश्चन को, राइट। चलिए, यहां तक जो पढ़ा हमने टेम्परेचर इन्वर्जन है, और सवाल सीधा था, व्हाट डू यू मीन बाय द कांसेप्ट ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन, व्हाट आर द इफेक्ट एंड इंपैक्ट ऑफ टेम्परेचर, व्हाट आर द ग्लोबल इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन ऑन एनवायरमेंट एंड पीपल। ये सवाल था, ये पीडीएफ में भी दिया हुआ है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस भी कर लूंगा क्लासेस के अंदर। चलिए, अगला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आज की क्लास में हम लोगों ने कवर करना है, जो बच्चों को बहुत कम समझ आता है, कॉन्सेप्ट का नाम है जियोस्ट्रॉफिक विंड्स। ये शब्द हम लोगों ने सुना है लेकिन क्लैरिटी नहीं होती जियोस्ट्रॉफिक विंड्स की। ये इंपॉर्टेंट लग रहा है मेरे को, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, जो आए हुए सवाल है वो भी डिस्कस कर रहा हूं और उन्हीं तर्ज के ऊपर जो आ सकते हैं सवाल या एरियाज, उनको डिटेल में पढ़ाते हुए उनका कॉन्सेप्ट आपको डिस्कस कराऊं। जियोस्ट्रॉफिक विंड्स को परिभाषित देखो, इसके साथ कुछ कीवर्ड्स जाएंगे, वो जरूर इसकी परिभाषा के अंदर होने चाहिए, उनको समझो। जियोस्ट्रॉफिक विंड्स आर दी हाई वेलोसिटी, तो इसके साथ एक वर्ड जाएगा हाई वेलोसिटी। दूसरा इसके साथ वर्ड जाता है हाई वेलोसिटी, जो कि इसकी स्पीड है अपर एटमॉस्फेरिक। इनकी लोकेशन बताई है कि कहां पे चलती हैं, ये अपर एटमॉस्फेयर में चलने वाली विंड्स है। दीज आर दी हाई वेलोसिटीज अपर एटमॉस्फेरिक फास्ट ब्लोइंग विंड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो इनकी दिशा भी बता दी, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वेयर विंड्स ब्लो पैरेलल टू दी आइसोबार। ये 4 प्रॉपर्टीज इनकी मानी जाती है। दीज आर दी अपर एटमॉस्फेरिक हाई वेलोसिटी विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट पैरेलल टू दी आइसोबार, और ऐसी विंड को बोला जाता है जियोस्ट्रॉफिक विंड्स। कि जो अपर एटमॉस्फेयर, कहने का मतलब है ये 9 से 12 किलोमीटर की हाइट पे चलेंगी और स्पीड इनकी मोर देन 1200 किलोमीटर पर आवर की रहेगी, और इनकी दिशा जो है वेस्ट टू ईस्ट रहेंगी। ऐसी विंड को जियोस्ट्रॉफिक विंड्स बोला जाता है। वेयर विंड्स
ब्लो पैरेलल टू द आइसोबार। इस कॉन्सेप्ट को समझो, मैं कुछ लाइंस आपको बना रहा हूं। आइसोबार से हम लोग डिफाइन करते हैं, बेसिक क्लासेस तो नहीं है ये। आइसोबार का मतलब होता है एक ऐसी लाइन जिसमें दोनों तरफ एक ही प्रेशर हो। मान लीजिए ये एक आइसो लाइन है जिसमें 1010 MB का प्रेशर डिफरेंस है। ऐसी ही एक ये लाइन है जिसमें 1005 MB का प्रेशर है। ये एक लाइन है जिसमें 1000 MB का प्रेशर है। ये एक लाइन है जिसमें 995 MB का प्रेशर है। ये एक लाइन है जिसमें 990 का प्रेशर डिफरेंस है। तो अगर आप देखोगे यहां पे हाई प्रेशर है और यहां पे लो प्रेशर है कंपैरेटिवली, तो विंड हमेशा क्या एंड से चलती है? अगर आप याद करोगे तो हम लोगों ने पढ़ा है कि विंड ऑलवेज ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो विंड की डायरेक्शन होगी हाई टू लो। तो ये क्या है? आइसोबार। अगर विंड की दिशा देखा जाए तो दिस इज डायरेक्शन ऑफ विंड। ये डायग्राम आप मेरे साथ बना लीजिए, नहीं तो जियोस्टॉफिक विंड का कॉन्सेप्ट नहीं समझ आता और यूपीएससी के प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि यूपीएससी का प्रीलिम्स भी कॉन्सेप्चुअली है, तो वहां पर भी पूछा जा सकता है। तो आइसोबार के जनरली विंड्स परपेंडिकुलर है, आप साफ देख पा रहे हो। लेकिन अगर ऐसा ना हो कि यही आइसोबार की लाइन है और ऐसे ही विंड की दिशा है, तो मींस विंड्स आर ब्लोइंग पैरेलल टू द आइसोबार। ऐसा कैसे हो सकता है कि यही आइसोबार है और विंड ऐसे चले? क्योंकि विंड को तो हाई टू लो चलने की आदत है, तो एक ही प्रेशर के ऊपर विंड कैसे चल सकती है? तो ये विडंबना है, दिस इज आयरनी। उसी को मैं समझाने का प्रयास करूंगा। उदाहरण देखो, अपर एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, एक केस स्टडी लेते हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में ट्राइसेलुलर मेरिडियोनल सर्कुलेशन ऑफ एयर को पढ़ा। अब उसी के अंदर अगर आप देखोगे कि हो क्या रहा है, अपर एटमॉस्फेयर के अंदर के डायग्राम को समझो। यहां पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो इक्वेटर है, इक्वेटर पे क्या है? बहुत गर्मी है, तो उसकी वजह से मेरे साथ साथ लिखते जाएंगे, यहां पर है राइजिंग कन्वेक्शन करंट्स। तो इक्वेटर पे क्या है? राइजिंग कन्वेक्शन करंट। क्यों? क्योंकि हाई टेम्परेचर है। हाई टेम्परेचर की वजह से क्या हो रहा है? एयर राइज कर रही है। ये राइजिंग कन्वेक्शन करंट उठ के जा कहां पर रहे हैं? यहां पे जा रहे हैं जहां पे हाई प्रेशर बेल्ट है ना, जमीन के ऊपर। तो करंट अपर एटमॉस्फेयर में इस दिशा में एयर चलने का प्रयास करेगी। ये जो डायग्राम देख रहे हो, ये अपर एटमॉस्फेरिक एयर है, राइट? ये सरफेस सर्कुलेशन सिस्टम नहीं है जो हमने पहले पढ़ा था, प्राइमरी सर्कुलेशन सिस्टम, दैट वाज द सरफेस सर्कुलेशन सिस्टम। ये अपर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन सिस्टम है। अपर एटमॉस्फेयर में विंड्स बिल्कुल विपरीत दिशाओं में चलती है, जो अनुमान यहां पे देखने को मिलता है। तो राइजिंग एयर करंट उठ के हाई प्रेशर बेल्ट 30 डिग्री में जाने का प्रयास करें, ये एग्जैक्टली हो रहा है। लेकिन जब ये उठ के जाने का प्रयास करते हैं तो विंड्स को इफेक्ट करने वाला एक फोर्स होता है जिसका नाम होता है प्रेशर ग्रेडियंट। एनसीईआरटी हमने पढ़ा है, प्रीलिम्स में भी पढ़ते हैं। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स ही है जो विंड को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाता है, और प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स हाई प्रेशर से लो प्रेशर में विंड्स को ले जाता है। तो इसी इंपैक्ट में विंड्स मूव करती है। लेकिन विंड पे लगता है एक और फोर्स, इस फोर्स का नाम है कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स और प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स का तालमेल में विंड चलती है। अब देखिए इस डायग्राम को पर्टिकुलरली देख लीजिए, यहां जो ब्लू पार्ट है दिस इज कोरियोलिस फोर्स, और जो रेड डायग्राम है दिस इज प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। यहां पे लिखा भी हुआ है। तो तालमेल है। जब विंड जाने का प्रयास करिए इक्वेटर से, मेरे हाथ को देखिए, इक्वेटर से 30 डिग्री जाने का प्रयास करिए, कोरियोलिस फोर्स में हमने फेरल लॉ पढ़ा है। फेरल लॉ बोलता है द डिफ्लेक्शन ऑफ द विंड इज इन द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो राइट में विंड मुड़ जाएगी। तो राइट, मेरे हाथ को देखेंगे, इस तरह विंड मुड़ रही है, इसलिए जो मैंने डायग्राम बनाया है इसमें ये राइट में डिफ्लेक्शन आपको डिपिक्ट की गई है। तो विंड्स आर ब्लोइंग इन द राइट। तो कोरियोलिस फोर्स लगातार क्या कर रहा है? विंड्स को पुश कर रहा है और राइट की तरफ लेके जा रहा है। तो जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ते हैं, कोरियोलिस फोर्स किस बात पे निर्भर करता है आपको पता है? कोरियोलिस फोर्स निर्भर करता है वेलोसिटी ऑफ द विंड्स पे। कोरियोलिस फोर्स डिपेंड करता है लैटिट्यूड के ऊपर। तो जैसे जैसे लैटिट्यूड बढ़ेंगे कोरियोलिस फोर्स इंक्रीजेज विद लैटिट्यूड। इस बात का याद रखना कि कोरियोलिस फोर्स मैक्सिमम होता है, हमने पढ़ा था, पोल्स पे, और मिनिमम होता है इक्वेटर पे, तो जीरो होता है। तो इक्वेटर पे कोरियोलिस फोर्स इज जीरो। वेलोसिटी के साथ भी कोरियोलिस फोर्स इंक्रीजेज विद वेलोसिटी, ये भी फॉर्मूला याद रखना। तो कोरियोलिस फोर्स वेलोसिटी के साथ इंक्रीज होता है। तो ये दो चीजें हम लोगों को देखना है। तो इन्हीं दोनों तालमेल को जियोस्टॉफिक विंड्स बोलते हैं। तो जियोस्टॉफिक विंड्स में एग्जैक्टली हो क्या रहा है? देयर इज अ कांस्टेंट डिफ्लेक्शन ऑफ विंड्स इन द राइट। When there is a constant deflection of wind in the right, तो winds finally start blowing parallel to the isobar, और wind जिस दिन ऐसे चलने लग जाती है उस दिन इसको जियोस्टॉफिक विंड बोले। तो देखेंगे आप हाई प्रेशर 920 से लेके विंड 900 तक जा रही है, तो हाई टू लो ट्रेवल कर रही है और लगातार राइट में इसकी डिफ्लेक्शन अपर एटमॉस्फेयर में देखने को मिल रही है। तो जियोस्टॉफिक विंड्स की परिभाषा क्या है जो अभी तक मैंने समझाई थी, एक दफे इसको फिर से देख लेते हैं। तो जियोस्टॉफिक विंड आती हाई वेलोसिटी। हाई वेलोसिटी क्यों? क्योंकि अपर एटमॉस्फेयर में, लिख लीजिए, अपर एटमॉस्फेयर में, अगर कॉन्सेप्ट उतना क्लियर नहीं है तो अपर एटमॉस्फेयर में जो है अपर एटमॉस्फेयर रेयरिफाइड होता है, पतला होता है। उसकी वजह से क्या होता है? लो फ्रिक्शनल फोर्स ऑन विंड। विंड पे कई सारे फोर्स लगते हैं ना, तीन फोर्स है, कोरियोलिस फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स और
प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। तो लो फ्रिक्शनल फोर्स है, इसी लो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से विंड हाई स्पीड हो जाती है, क्योंकि उनको रोकने वाला कोई नहीं रहता। तो हाई स्पीड विंड्स अपर एटमॉस्फेयर में हो जाएंगी। जैसे अगर आप बादलों को देखोगे तो बादल बहुत तेज गति से चलते हैं, तो हाई वेलोसिटी अपर एटमॉस्फेयर में ही ये विंड चल रही है, तो इसलिए इनको जियोस्ट्रॉफिक। विंड्स की डायरेक्शन कहां हो गई, ये देखेंगे, विंड वेस्ट टू ईस्ट हो गई अंडर द इंपैक्ट ऑफ कोरियोलिस फोर्स। इस बात को याद रखना। और कोरियोलिस फोर्स की वजह से ही प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स को पूरा रूल आउट कर जाता है। इतना स्ट्रॉन्ग कोरियोलिस फोर्स होता है। अगर मैं डायग्राम के साथ इस चीज को बनाऊं आप लोगों के लिए, तो आप मानिए कि अगर इस तरफ कोरियोलिस फोर्स लग रहा है, ये 100 यूनिट का है, तो ये मानिए प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स ना मात्र के बराबर है, मींस 10 यूनिट का है, तो ये इसको रोक नहीं पा रहा। तो फाइनली जो विंड की वेलोसिटी निकलेगी या डायरेक्शन निकलेगी, तो विंड विल स्टार्ट फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन अंडर द इंपैक्ट ऑफ कोरियोलिस फोर्स। तो आप लिखोगे जो जियोस्ट्रॉफिक विंड्स है, दे फाइनली ब्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट अंडर द इंपैक्ट ऑफ कोरियोलिस फोर्स, भी आप लिख सकते हो। कोरियोलिस फोर्स इज लार्ज इनफ टू ओवरकम द इंपैक्ट ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स व्हिच इज जनरली ड्राइव्स द एयर, राइट। तो मैं थोड़ा तेज तेज बोल रहा हूं क्योंकि मैं ऐसा अनुमान लगा के चल रहा हूं कि आप लोगों की बेसिक तैयारी हो रखी है और आप मेरी फ्रीक्वेंसी को पकड़ गए। अगर फिर भी आपको समस्या हो रही है तो आप मेरे से पर्सनली भी आके मिल सकते हो, फोन पे भी बात कर सकते हो। ये जो मैं पढ़ा रहा हूं इन सबके नोट्स, आपने ये पीपीटीज भी शेयर करनी है, इन सारे नोट्स को भी मैंने ऑलरेडी पीडीएफ फॉर्मेट में आपके साथ शेयर किया हुआ है हमारे टेलीग्राम के ऊपर। उनको पढ़ के मेरे लेक्चर, उनको पढ़ के सामने रख लीजिए, इस लेक्चर को देखिए, फिर आप शायद मेरी बात को ज्यादा समझ पाएंगे। थोड़ा तेज बोल रहा हूं, हो सकता है कि थोड़ा स्लो डाउन आप इसको कर दिए, 0.5 पे कर दीजिए या 7.5 पे कर दीजिए, तो आपको तेजी से ये जल्दी से ये बात समझ आ जाएगी। क्लियर। तो ये हमने जियोस्ट्रॉफिक विंड्स के कॉन्सेप्ट को समझा। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द डे, कॉन्सेप्ट ऑफ जेट स्ट्रीम। अगर आप पर्सनली भी आके मेरे से मिलना चाहते हैं हमारे सेंटर सिविल स्टैप के ऊपर, तो आप अपना यहाँ पे एक स्लॉट बुक करवा सकते हैं। आप पर्सनली भी मिल सकते हैं, जो भी डाउट है आपके किसी और सब्जेक्ट से भी रिलेटेड, तो हम कंसर्न फैकल्टी से भी आपको मिलवा देंगे। या अगर आपको ओवरऑल तैयारी की स्ट्रेटेजी में प्रॉब्लम आ रही है तो उसको भी हम डिवाइस कर देंगे, क्योंकि यूपीएससी जो है केवल पढ़ने से नहीं क्वालिफाई होता, हमें पढ़ना सही दिशा में होता है और पेपर के अनुसार होता है, जो कि जनरली बच्चे चूक रहे हैं प्राइमरीली इन दी चंडीगढ़ रीजन। तो उसी के लिए हमारा ये प्रयास ज्यादा है कि आप लोगों को जो है इस तरीके से चीजों को पिरोया जाए। क्लियर। चलिए लास्ट कॉन्सेप्ट को देखते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ जेट स्ट्रीम। देखिए कहानी आप लोगों को मैं ऐसा मानता हूं कि जेट स्ट्रीम की पता होगी, प्रीलिम्स की में पढ़ाई भी जाती है कि जापान से जो है पैसिफिक ओशन के ऊपर कुछ प्लेन्स उड़े, और जापान अगर आप देखोगे ग्लोब के ऊपर, मैं एक डायग्राम बनाता हूं, तो अगर जापान इस दिशा में है, पैसिफिक ओरिएंटेड डायग्राम है, और सॉरी ये मैंने गलत बना दिया, अगर यूएसए यहां पर है और ये जापान है और पैसिफिक ओशन है ये, तो यूएसए से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कुछ प्लेन्स उड़े। और जापान का एक मूवी भी है पर्ल हार्बर, उसको कभी देख लेना। तो जापान ने एक पर्ल हार्बर का इंसिडेंस किया जिसमें यूएसए की नेवी फ्लीट, एयर फ्लीट और कुछ सिविलियंस थे, उनके ऊपर एयर स्ट्राइक करवा दिया और सबमरीन से अटैक यूएसए में करवा दिया। यूएसए कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि जापान जो है पूरे पैसिफिक कोस्ट को पार करके यूएसए में बिना बात के लड़ाई चालू कर देगा। तो यूएसए वाज नॉट प्रिपेयर्ड, और उनके इस आइलैंड के ऊपर जो कि पर्ल हार्बर आइलैंड है, उस पर बहुत तबाही हुई, उनकी बहुत सारी नेवल लॉसेज हुआ, एयर फ्लीट का लॉसेज हुआ, और खासतौर पे सिविलियंस बिना बात के मारे गए। तो यूएसए को बहुत गुस्सा है, उन्होंने क्या किया, अपने बहुत सारे आर्मी के फाइटर जेट्स भेजे और जापान में बम्बार्डमेंट करने को भेजे। सुसाइडल मिशन था, क्योंकि पहली बार दुनिया में कोई जहाज, फाइटर प्लेन जिसका टैंक साइज छोटा होता है, फ्यूल टैंक छोटा होता है, बहुत दूर तक उड़ के फाइटर प्लेन नहीं जा सकते क्योंकि टैंक साइज छोटा होता है, छोटी फाइट के लिए बना होता है, हाई स्पीड होते हैं, मैन्यूवरिंग करने के लिए इजी होता है, लेकिन बड़ा टैंक साइज तो है नहीं। तो पैसिफिक ओशन को पहली बार कोई प्लेन कोशिश कर रहा था क्रॉस करने की, तो यूएसए से इस उद्देश्य से एक पूरी एयर फ्लीट निकली है, एयरफोर्स की फ्लीट निकली, ताकि जापान के अंदर बम गिराएंगे और खुद भी वहीं मर जाएंगे क्योंकि वापस आने का फ्यूल नहीं था। इस उद्देश्य से यूएसए से बहुत सारे प्लेन निकले, लेकिन जापान पहुंचने से पहले वो आधे रास्ते में ही प्लेन का फ्यूल टैंक खाली हो गया और सारे प्लेन एक एक करके पैसिफिक ओशन में ड्रॉप हो गए। तो वहां से किसी को लगा कि जरूर कुछ ऐसा हो रहा है कि हाई एटमॉस्फेयर में जहां पे प्लेन चलते हैं कि विंड्स बहुत तेज दिशाओं से चल रही है और वेस्ट टू ईस्ट चल रही है, इसलिए इन विंड्स का नाम रखा गया जेट स्ट्रीम, क्योंकि इन्होंने इनके जेट प्लेन्स को रोक दिया था। यूएसए नहीं खोजा ये कॉन्सेप्ट को, और उन्होंने देखा जेट स्ट्रीम वेस्ट टू ईस्ट चलती हैं, हाई एटमॉस्फेयर में चलती हैं और यूएसए को प्लेन को रोकने की ताकत रखती है। तो यहां पे जेट चल रहे थे और यहां पे ये स्ट्रीम्स चल रही थी, तो इसलिए इन स्ट्रीम का नाम रखा जेट स्ट्रीम। तो जेट स्ट्रीम को भी ऐसे ही परिभाषित करते हैं जैसे जियोस्ट्रॉफिक विंड्स को बोलते हैं, दीज आर दी हाई वेलोसिटी, लिखिए इनकी परिभाषा हाई वेलोसिटी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। जियोस्ट्रॉफिक और जेट स्ट्रीम अभी तक नहीं आया। अपर एटमॉस्फेरिक विंड्स, हाई वेलोसिटी अपर एटमॉस्फेरिक विंड्स जनरली ब्लोइंग फ्रॉम, जनरली लिखना वेस्ट टू ईस्ट, नॉट नेसेसरली, क्योंकि एक एक्सेप्शन है इसमें, जब मैं इंडियन मॉनसून कराऊंगा तब इस जेट स्ट्रीम को पढ़ाऊंगा। इसका नाम है ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम,
ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ये एक एक्सेप्शन है, ये मैं इंडियन मॉनसून के टाइम पे बताऊंगा। ये ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम भारत के अंदर चलती है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, तिब्बतन प्लेट्यू से स्टार्ट होती है और मेडागास्कर के ऊपर आके गिरती है। तो ये ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है एक एक्सेप्शन है, ईस्टर्ली डायरेक्शन में चलती है। अदरवाइज जनरली आपने यहां पे लिखना है जनरल जेट स्ट्रीम ब्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन द अपर एटमॉस्फेयर, दीज आर द हाई वेलोसिटी विंड। अब इनका जियोस्ट्रॉफिक से लेना देना क्या है? जेट स्ट्रीम कुछ भी नहीं है, ये जियोस्ट्रॉफिक विंड्स का ही एक्सट्रापोलेशन है। जब जियोस्ट्रॉफिक विंड्स अनुमान 200 की रफ्तार पे चल रही है, 180 की रफ्तार पे चल रही है, और चलते चलते उनकी वेलोसिटी आप समझो 400-500 किलोमीटर पर आवर की हो जाती है, 400-500 किलोमीटर की पर आवर की हो जाती है, तब इनको बोला जाता है जेट स्ट्रीम। तो इस तरह से जेट स्ट्रीम को परिभाषित किया जाता है कि जब जियोस्ट्रॉफिक विंड्स में दीज आर दी हाई वेलोसिटी पॉकेट्स, इसमें लिखो पूरी परिभाषा, हाई वेलोसिटी पॉकेट्स ऑफ इन बिटवीन, these are the high velocity pockets in between geostrophic winds, in between geostrophic winds in the upper atmosphere where wind velocity can reach up to 400 to 500 किलोमीटर पर आवर। और इनको किसने खोज के निकाला? एक यूएसए का विभाग है, उसका नाम है NOAA। इसके बारे में देखिए, इस विभाग का नाम है नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत रिसर्च है इनका, तो इन्होंने ये जाके खोजी है जेट स्ट्रीम, और इन्होंने देखो क्या अपनी वेबसाइट पे परिभाषा दी है जेट स्ट्रीम की, जो कि आप लोगों के लिए भी उपयोगी है। दीज आर दी बैंड ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड्स इन द अपर लेवल, देखो कितनी अच्छी परिभाषा, दीज आर दी नैरो बैंड ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड इन द अपर एटमॉस्फेयर अराउंड 9000 मीटर, है ना, कि 9 किलोमीटर की ऊंचाई में है। Within jet stream, the wind blow from west to east, जैसा मैंने बोला, but the band often shift from north to south because jet stream follow the boundaries between hot and cold air। तो ये अपनी लगातार जगहों को बदलती रहती है जेट स्ट्रीम, इसलिए एक जगह पे ये सिचुएटेड नहीं है। इस तरह की ये जेट स्ट्रीम है, और इनके साथ बोला गया है ये बहुत प्रोनाउंस्ड है विंटर्स के अंदर, और बहुत स्ट्रांग हो जाती है नदर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में, प्राइमरली इन द विंटर, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर ग्रेडियंट जो है विंटर्स के अंदर बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होता है। तो ये जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है ये विंटर्स में प्रोमिनेंट है, इसलिए जेट स्ट्रीम बहुत स्ट्रॉन्ग जेट स्ट्रीम कंसीडर की जाती है, प्राइमरली इन दी मंथ ऑफ विंटर। तो ये NOAA की वेबसाइट के ऊपर दिया गया है। क्लियर? तो इस तरह से जेट स्ट्रीम को परिभाषित किया जाता है। जेट स्ट्रीम दो प्रकार की है, एक प्रकार की जेट स्ट्रीम है जिसका नाम है सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ये सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम अगर आप देखोगे तो जहां पे भारत है, इनको हमने इंडियन मॉनसून में भी पढ़ना है, जो 30 डिग्री लैटिट्यूड है, जैसे चंडीगढ़ है, यहां पे सर्दियों के अंदर ये जेट स्ट्रीम चलती है, और जेट स्ट्रीम की लोकेशन के बेसिस पे इसका नाम है सब ट्रॉपिकल, ये देखिए मेरे साथ साथ लिखते जाइए, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ये सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड है, 30 डिग्री वार्म टेम्परेचर, यहां पे जेट स्ट्रीम चलती हैं, और यही जेट स्ट्रीम है, देखो इनकी सिग्निफिकेंस, ये विंटर मॉनसून को, सॉरी ये वेस्टर्न, गलत लिख दिया, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस को भारत के अंदर लेकर आती है। तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कुछ भी नहीं है, दीज आर दी टेम्परेट साइक्लोन, लास्ट क्लास में पढ़ाया था ना मैंने, दीज आर दी टेम्परेट साइक्लोन्स फॉर्म्ड इन द मेडिटेरियन सी, और दे कम ऑल द वे फ्रॉम ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान टू इंडिया। तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ऐसे बोला जाता है। दूसरी टाइप की जेट स्ट्रीम है जिनको बोला जाता है पोलर ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ये जो पोलर ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, ये पोलर ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम 60 डिग्री लैटिट्यूड के ऊपर चलती है, जहां पे साइक्लोन्स बनते हैं, टेम्परेट साइक्लोन, या जहां पे फ्रंट्स बनते हैं, वहां पे जेट स्ट्रीम का बनना होता है। हमने लास्ट क्लास में फ्रंट के बारे में पढ़ा था। तो जेट स्ट्रीम दो नाम इनके रखे गए हैं, पोलर ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम या सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। तीसरे प्रकार की जेट स्ट्रीम होती है जिसका नाम अभी मैंने लिखा था ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ये जो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, ये ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम हमें देखने को मिलती है, इंडिया के ऊपर चलेगी, और ये टेम्परेरी है, केवल समर्स में चलेगी, डेट इज फ्रॉम द मंथ ऑफ जून टू सितंबर। आजकल ये चल रही है, जिसकी वजह से मानसून भारत के अंदर पुश होता है। इसको पढ़ेंगे भी हम लोग डिटेल में जब इंडियन मानसून करेंगे। तो 3 प्रकार की ये जेट स्ट्रीम होती है। क्लियर हो गई बात? अब आपके लिए मैंने क्वेश्चन में सब कुछ डाला हुआ है। अब आपके लिए सवाल है, व्हाट आर जियोस्ट्रॉफिक विंड्स, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ जियोस्ट्रॉफिक विंड विद डायग्राम। क्लियर? दूसरा सवाल है, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ जेट स्ट्रीम, डिस्कस द रीजंस इफेक्टेड बाय जेट स्ट्रीम एंड देयर इफेक्ट। तो ये जो है यूपीएससी के कैलिबर का क्वेश्चन है, क्योंकि ज्योग्राफी की डोमेन से फिजिकल से सवाल सीधा आता है, बहुत पेचीदा नहीं आता, सीधा आता है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है, यू कैन राइट अप द कॉन्सेप्ट। तो ये जो है सवाल आपके लिए दिया गया, राइट? इनको आप प्रैक्टिस कीजिए, हमारे सेंटर ऑफलाइन जमा कराने ऑफलाइन कीजिए, हमें फोन कीजिए, आपको ईमेल आईडी दी जाएगी, वहां पर भी ये सवाल आप अपने सबमिट करा सकते हैं। तो इस तरह का ये जो है क्वेश्चन है। क्लियर हुई बात? तो आज के इस सीरीज के अंदर हम लोगों ने प्रतिबद्ध सीरीज के अंदर ये सारे डोमेन को कवर किया, जो कि आप मेरे समक्ष देख सकते हैं। आप इस सीरीज से अपने यूपीएससी का लाभ उठा सकते हैं, पेपर को निकाल सकते हैं, अपने कंटेंट को रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं। मेजर ऑब्जेक्टिव इज जो आपकी कोचिंग है, सेल्फ स्टडी और यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन के बीच का गैप है, उसको फिल करने का काम हम लोग इस सीरीज से कर रहे हैं।
क्लियर? तो इसके तहत आप अपने नोट्स को रिस्ट्रक्चर कीजिए, सारे पिछले 10 साल के पीवाईक्यूज जो कि 700-800 पीवाईक्यू है वो डिस्कस करेंगे हम अगले 3.5 महीने में। ये सितंबर खत्म होने वाला है, फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4.5 महीने का प्रोग्राम था, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इस 4 महीने के अंदर जो कि 120 दिन के अंदर हम 800 क्वेश्चन आपके लिए डिस्कस करेंगे। क्लियर? चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।